हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10 के साइंस के एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। आज हम लेकर आए हैं इसी का एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, और इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, इसके साथ साथ यह किसके साथ वैरी करता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो सिंपली यदि हम जानते हैं कि यहाँ पर देखा जाए यदि हमारे पास कोई कंडक्टर हो, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो होती है, ठीक है। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे मीन्स इधर हम लेफ्ट साइड बना दे रहे हैं, तो ये इस साइड जब मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, दैट मीन्स करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ऐसे मूव करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि यह इसमें प्रेजेंट जो क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इन न्यूक्लियस पे क्या करते हैं, कोलाइड्स करते रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो ऐसे इसी में रहते हैं सब, इनमें क्या होंगे, ये कोलाइड्स होते रहते हैं। तो देखिए कोलिजन होता है, तो कोलिजन में क्या होता है, हम बोले थे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनको बहुत ही लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है अपने उस आउटर ऑर्बिट को छोड़ने के लिए, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं वह क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लियस से टकराते हैं, कोलाइड्स करते हैं, तो वहाँ से वो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एनर्जी को बढ़ा देते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन जो उसमें आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन की जो आप फ्री की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी मात्रा क्या होती है इस कंडक्टर में और भी बढ़ जाती है। बट इसके दौरान और क्या होता है कि अब ये देखिए, ये जब क्या होंगे, न्यूक्लियस से टकरा रहे होंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये आया इससे टकराया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जब टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है, और वह वहाँ से बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, दैट मीन्स ये क्या हो रही होगी, रुक रही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोलाइड्स कर रही है। हम जानते हैं कि क्या होता है, कोलिजन होता है तो जो क्या होता है, मोशन होता है, स्पीड जेट मिस कर सकते हैं या वेलोसिटी कर सकते हैं, तो उसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ऐसे कंडक्टर में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो सिंपली इनके कोलिजन के बाद ही क्या होता है कि इनके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ये आप कह लीजिए न्यूक्लियस कह लीजिए, या खुद उसका पूरा का पूरा कंडक्टर आप बोल सकते हैं कि कंडक्टर स्वयं ही क्या करता है, ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन कोलिजन हो रही है, तो कोलिजन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं, बट ऐसा भी हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी मीन्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो हम ही कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे थे इस डायरेक्शन में, वह यहाँ पर न्यूक्लियस क्या करता है, उनको जाने से रोक रहा होता है, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उनको जाने से रोक सकता है। तो कहने का मतलब क्या करता है, और रजिस्ट क्या करता है, रजिस्ट करता है। रजिस्ट करने का मतलब होता है रोकना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन को न जाने दे रहा है, ठीक है, तो नहीं जाने दे रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि करंट के फ्लो का जब कोई अपोज करे, ठीक है, करंट आप फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोटेशन क्या हो, मतलब जो फ्लो हो रहा है वो रुके, ठीक है। वो किसके कारण हो रहा है, स्वयं इस कंडक्टर के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, दैट मीन्स कह सकते हैं वो कम हो जा रही है। तो इसके पर्पज से हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वह इलेक्ट्रॉन का मोशन रुकता है, कम होता है। तो हम ही कहते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स दैट मीन्स हैं वो उसके मोशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इस जो रोकने वाली प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स
जो रजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के मोशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यह किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, एक खुद की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो क्या करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए सिंपली बात आप समझ गए होंगे कि यह क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है जिसमें ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, फ्लो जो होता है उसका अपोज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। यदि हम बात करें इसको डिनोट जिससे करते हैं वो क्या है, आर है। और इसकी यूनिट की बात करें जिससे हम इसको मेजर करते हैं, अभी आगे इसका चर्चा होगा। ठीक है, जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ भी डिस्कशन होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं। इसका जो क्या होता है, यूनिट होता है वह ओम होता है, और इसको एक ग्रीक सिंबल से दिखाते हैं जिसे बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम्स होती है, जिसको एक ग्रीक सिंबल दिस ऐसे बनाकर इसे ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये अफेक्ट करता है, दैट मीन्स वेरी करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, किस पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसकी बात क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे इसका मान क्या होता है, घटता है, इसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फिर फ्लो ऑफ वाटर से हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, जिससे आप आसानी से क्या कर सके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से वेरी करता है। ठीक है, चलिए सिंपली जैसे हम मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक पाइप है। ठीक है, क्या है, पाइप है। हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो हमको वाटर, जो अमाउंट ऑफ वाटर हम देंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ पर जितनी है, ठीक है, उतनी ही वैल्यू यहाँ पर भी है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, लेंथ है, क्या, लेंथ जो है वह ज़्यादा है। ठीक है, लेंथ क्या है, ज़्यादा है। आप समझिए थोड़ा सा बात को हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए सब चीज़ें सेम है, जो मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा जो मोटाई है वो कम दिख रही है, फिर भी हमको समझना है कि ये जो प्रेजेंट टाइम में मैं बता रहा हूँ, इसके लिए ये समझना है कि ये दोनों की मोटाई कैसी है, सेम है। दैट मीन्स जो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का सेम है। ठीक है, सिंपली जितना मोटा यह है उतना मोटा इसकी बात कर लीजिए, बस लेंथ क्या है, बड़ा, एक आप इतना समझ लीजिए, एक को आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझना है। तो आप देखिए थोड़ा सा बात हम करें कि आपको इतना ही अमाउंट क्या करना है, यहाँ पर फ्लो कराना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत तेज़ी से और आसानी से क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी वाटर भी समझ सकते हैं। इसके बेसिस पे यदि हम क्या करें, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर लिए हैं वो भी क्या होता है, यदि लेंथ बढ़ा कर देंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि इसको फ्लो होने में क्या होगी, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो क्या होती है, जो मटेरियल्स मिले होते हैं वो उसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, अपोज करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स इसमें होंगे, एज आप वायर समझ लीजिए, वायर समझकर आप इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराइए, तो आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम मोटाई के हैं, तो इतने अमाउंट में इतने अमाउंट में आप जो देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे यहाँ पर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर होंगे। बट यहाँ पर यदि हम बात करें तो इधर तो क्या हो गया, लेंथ बड़ा हो गया, तो और ज़्यादा इंक्रीज कर गया इसमें क्या, न्यूक्लियस, दैट मीन्स प्रोटॉन, आप कह सकते हैं कि क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, और इसका जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, कम होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो कंपैरिजन में डिस्टेंस कम है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हो क्या रहा होगा कि यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन
यहाँ बहुत कम न्यूक्लियस मिलेगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा दैट मीन्स प्रोटॉन होगा कम होगा, तो इसका कोलिजन क्या होगा, कम से कम न्यूक्लियस से होगा। ठीक है, तो जितनी कम न्यूक्लियस से होगा आप समझ सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो होंगे दैट मीन्स न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका लेंथ क्या है, बड़ा है, लेंथ क्या है, बड़ा है। यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस या प्रोटॉन्स कह लीजिए तो वो भी ज़्यादा होंगी। तो एक इलेक्ट्रॉन आप जो कह लीजिए तो उसका क्या होगा, जो कोलिजन होगा वो कई बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा मतलब कह सकते हैं कि उसका कई बार कोलिजन होने के कारण उसकी स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी बार बार। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके रोकने की जो पावर होगी इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो रजिस्टेंस है इस वाले केस में इसी इलेक्ट्रॉन का, तो इसके लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा और इसके लिए कम होगा। तो हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है सिंपली वह क्या करता है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बोलिए, लेंथ ऑफ वायर की, लेंथ ऑफ वायर। यदि हम यल को क्या समझें, लेंथ ऑफ वायर समझ लें तो आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या रेजिस्टेंस है वह लेंथ ऑफ वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जितना आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर अभी हम क्या बता रहे थे, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यल बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। यल को बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। देखिए यहाँ पर यल इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो मैंने देखा यहाँ पर कोलिजन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सली नहीं क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो रेजिस्टेंस होता है उस वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ वायर आप इंक्रीज करते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जितनी बड़ी क्या होगी वायर होगी उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यदि हम क्या करें, इसकी थिकनेस को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, इसकी थिकनेस को क्या करें, इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा, इसके थिकनेस को दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया को आप इंक्रीज कर दीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को सेम ले रहे हैं, लेंथ को सेम ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट मीन्स प्रोटॉन तो होगा ही, ऐसे यहाँ भी होगा। मैंने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर दिया। देखिए जब क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट मीन इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इसका कोलिजन कम से कम होता है। ठीक है, जब आप जितना ही क्या करेंगे चौड़ा करते जाएंगे, एज ए पाइप लेवल है, पाइप को आप क्या करें चौड़ा करेंगे तो पानी आराम से क्या होगा, उतना ही फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो उसी अमाउंट में मतलब उसी के पर्पज से समझिए कि यहाँ पर यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या करें, इंक्रीज कर दें, तो इतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर जो थी या इतनी ही अमाउंट किसकी, इलेक्ट्रॉन की जो है वो बहुत ही आसानी से इसमें क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो आसानी से फ्लो होने का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना आप क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से क्या करता है, मोशन करते हुए वह एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मीन्स हम इसको ए से डिनोट करें क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो आप उस समय कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, इस बात देखिए यहाँ पर है जो वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, या कोई भी कंडक्टर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वह क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप क्रॉस सेक्शन एरिया देंगे उतना ही ज़्यादा क्या, सॉरी उतना ही कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा किसका, उस वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, सेम मटेरियल है अभी तो। ठीक है, तो इसके पर्पज़ से यहाँ पर समझिए तो
यहाँ पर क्या होगा, तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसके कंपेरिजन में क्या है, कम है। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया किसी वायर का, उतना ही कम उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए एक चीज़ हमको और पहले बताना चाहिए था, सिंपली समझ लीजिए नेचर ऑफ वायर। ठीक है, वायर या कंडक्टर ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि यह इसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स किससे यह बना हुआ है। ठीक है, हम जैसे एल्युमिनियम का ले लें, कांपर का ले लें, ठीक है, आयरन ले लें, तो अलग अलग मटेरियल, सिल्वर ले लें, ऐसे ऐसे वायर्स को आप क्या करें, यदि यूज में लाएं तो आप समझेंगे कि इसमें क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी क्या होती है, वेरी करती है। मतलब अलग अलग क्या करेंगे टाइप के, यदि आप क्या करें वायर यूज कर रहे हैं अलग अलग मेटल्स के, यदि आप क्या कर रहे हैं वायर को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो सिंपली हम जानते हैं कंडक्टर पढ़ाया गया था, तो कंडक्टर में बताया गया था कि जो क्या होते हैं सिंपली मतलब ईजिली कोई भी क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं। मतलब कि ऐसे मेटल्स, ठीक है, या ऐसे मटेरियल जिसमें से क्या हो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली क्या हो फ्लो हो, ठीक है, उसे हम बोलते थे कंडक्टर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे जिसमें से क्या होती थी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती थी, जिसे हम लोग क्या बोलते थे इंसुलेटर बोलते थे। मतलब कंडक्ट नहीं हो पाने का क्या मतलब था, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस वैल्यू थी बहुत ही ज़्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से उस साइड जा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो नहीं जा पाता है, दैट मीन्स उसका क्या है रेजिस्टेंस पावर बहुत ही हाई होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे हम कंडक्टर की बात करें जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो फ्लो होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की टेंडेंसी एक जैसी हो। ठीक है, तो इसके पर्पज़ से आप समझ सकते हैं कि यदि क्या होगा अलग अलग टाइप के क्या होंगे, यदि वायर होंगे अलग अलग मटेरियल के वायर होंगे, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके पे क्या करता है डिपेंड करता है, मतलब उसके हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, लाइक आप एल्युमिनियम का ले लिए तो उसका रेजिस्टेंस पावर दूसरा होता है, कांपर का ले लिए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है दूसरा होता है, ऐसे ही सिल्वर का ले लिए, सिल्वर का हालांकि बनाना तो इतना बन जाएगा, आप जानते हैं कि सब बहुत ज़्यादा बन सकता है, बट महंगाई में कहाँ बनेगा उसका। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं एल्युमिनियम का हो गया। ठीक है ना, एल्युमिनियम का ले लीजिए, कांपर का ले लीजिए, ठीक है, और आयरन का ले लीजिए। तो ऐसे यदि आप ले रहे हैं तो अलग अलग टाइप के आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा अलग अलग होगा। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया और सेम लेंथ का आप लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो उस पर्पज़ से आप देखेंगे तो दोनों का यहाँ पर जो दो तीन लिए हैं इन सब का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नेचर ऑफ वायर पे भी क्या करता है डिपेंड करता है। नेचर ऑफ वायर से हमारा मतलब यही था कंडक्टर पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों को थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर देखा जाए कि हम दोनों को अभी बोलें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको मिला सकते हैं। तो मिलाएंगे तो क्या बन सकता है, यहाँ पर हम कर सकते हैं दोनों को साथ साथ कि यह L/A क्या हो जाएगा L/A। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/A। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम क्या करें इसको हटाएं, दैट मीन्स क्या प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, बोलिए R इज इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसे रो से दिखाते हैं। ठीक है, रो इंटू L/A। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला मिल जाता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अब सर रो क्या है, रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि किसी भी वायर के लिए क्या होता है फिक्स होता है। कहने का मतलब कि आप एक मीटर के लिए लेंगे तो उसके लिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसके लिए हमेशा क्या आएगा मान सेम आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आप समझ रहे हैं कि होते क्या होती है वो चेंज नहीं करती है। जैसे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं R इज इक्वल टू, अब ऐसा लिखने का क्या पर्पज़ था, ऐसा लिखने का यही पर्पज़ है क्योंकि यह क्या करती है किसी भी मटेरियल पर डिपेंड करती है कि वो इसका नेचर कैसा है, किस टाइप का मेटल है, ठीक है, किस टाइप का वायर है, इसके लिए ये वेरी कर जाएगा। अलग अलग मेटल के लिए वेरी कर जाएगा, बट सेम मेटल होगा तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसका कंडक्टर का। ठीक है, और इसे हम सिंपली रो से दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, ठीक है, इसको हटाया एक कांस्टेंट आया रो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है,
चलिए यदि हम क्या करें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर इंटू, देखिए इसको ऊपर लेके चला जाए, ठीक है, तो ए हो जाएगा ऊपर और एल हो जाएगा नीचे, तो आप कर सकते हैं रो इज इक्वल टू आर इंटू एल बाई ए। तो अब यहाँ पर यदि हम कहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आप क्या करिए, यूनिट बताइए, तो यूनिट कैसे बताएंगे, तो सिंपली हम तो जानते हैं कि इसका क्या होता है, ओम होता है, आर का भी बताया गया कि रेजिस्टेंस का जो क्या होता है यूनिट होता है वो ओमेगा, दैट मीन्स ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बताएं कि चलिए बताइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगा, यूनिट कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बाई ए, दैट मीन्स आर तो हो गया ओम, ठीक है। यदि हम इसको भी लिखें तो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, और नीचे यदि हम एल की बात करें तो उसको भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस का क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट निकल कर आएगा, यूनिट ऑफ रो, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। यहाँ पर यह हो गया ओम और यह मीटर एक जो बच जाएगा तो हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला क्या फैक्टर था कि आप लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करते जाएंगे, क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके साथ साथ नेचर कैसा है, तो अलग अलग टाइप के जो नेचर होंगे तो उसके बेसिस पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे तो सिंपली अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और है जिस पर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कैसे, तो सिंपली यदि हम मान लें कि कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के बेसिस पे हम समझें कि मान लीजिए कि किसी टेम्परेचर दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम माने कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर नॉट है, क्या है, आर नॉट है, ठीक है। मतलब अब क्या करें, अभी एक क्या है, एक वैल्यू दी गई है किसी टेम्परेचर दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर इसका जो रेजिस्टेंस है वह कितना है, आर नॉट है, ठीक। अब मैं कहूँ चलो अब इंक्रीज कर देते हैं इसका टेम्परेचर, अब इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करके कहाँ बता दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, आर टी, ठीक है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस R0 मतलब आर नॉट, इसके साथ साथ T डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो रेजिस्टेंस हुआ आर टी है। तो अब क्या होगा, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, यही मतलब होगा कि आप देख रहे हैं कि सेम रेजिस्टेंस मतलब सेम कंडक्टर है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो रेजिस्टेंस R0 है और यहाँ पर दिखा रहा हूँ RT है। वेरी करता है, किस प्रकार से वेरी करता है, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि RT इज इक्वल टू जो होता है वो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी के इक्वल होता है, ठीक है। RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पर T क्या है, T तो हमारा टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पर देख रहे हैं, और यह 0 मतलब क्या दिया है, इस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, तो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, आप कह लीजिए तो ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है, दैट मीन्स किस रेट से जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज कर रहा है, आप वो सबको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वह टेम्परेचर के वेरी करने से भी क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, मतलब हमने क्या डिस्कस किया कि यदि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर भी क्या करे, इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि जो इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। सिंपली हम क्या करें, इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होगी, ठीक है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि R0 0 पे, अब यहाँ पर इंक्रीज करें तो सभी प्लस है, 1 से वैल्यू बढ़ी आएगी, तो 1 से वैल्यू बढ़ी आएगी, दैट मीन्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू
आर नॉट से तो ज़्यादा ही आने वाली है, ठीक है। तो इसके पर्पज से हम बता देंगे टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने पर रजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगी, रजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ने का क्या मतलब है, हम बात इसी की करेंगे, ठीक है, बात इसी की करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ही, ठीक है। लेकिन इसमें जो चीज़ें हम पढ़े हैं उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई करने का क्या मतलब है, कहने का मतलब कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या कहा कि आप लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज कर रहे हो तब क्या होगा। इसके साथ साथ आप कह लीजिए कि यदि मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रहा हूँ, तब भी देख रहा हूँ मैं कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने जो बात की थी उसमें मैंने जो लेंथ इंक्रीज किया था उस लेंथ के बेसिस पे समझा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। और क्रॉस सेक्शन एरिया वाले बेस में जब देखा तो वहाँ पर हमने ये समझा कि जो लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें भी एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि सिंपली किसी समय किसी रजिस्टेंस मतलब किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 है, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर हम समझें तो यहाँ पर इस टाइम यदि हम बात करें कि इसकी रेजिस्टेंस जो है इस समय इसकी जो लेंथ है मतलब कंडक्टर की वो L1 है, ठीक है। और बाकी सब फिक्स है, कहने का मतलब यदि हम बात करें उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि वही सेम मटेरियल है। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि जब ऐसा करेंगे तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए लेंथ इंक्रीज हुआ है, केवल लेंथ इंक्रीज हुआ तो हम कह रहे हैं टेम्परेचर नहीं, लेंथ इंक्रीज होने के बाद जो इसका रेजिस्टेंस है वो R2 हो गया और लेंथ कितना है इस समय L2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंडीशन के बेसिस पे यदि लिखना चाहूँ तो R1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ रो इंटू L1/A, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। इसके साथ साथ फिर मैं कर सकता हूँ R2 इज इक्वल टू यहाँ पर कर सकता हूँ रो इंटू L2/A, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब इन दोनों को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A और यहाँ पर क्या हो जाएगा रो इंटू L2/A, ठीक है। इसको और मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A इंटू लिख सकते हैं A अपॉन रो इंटू L2। तो आप यहाँ से कर सकते हैं रो से कैंसिल हो गया, A से कैंसिल हो गया। डेट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू कर सकते हैं, क्या आ रहा है, L1/L2, ठीक है। कहने का मतलब आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कब, जब आपको ये दिखे कि उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ उसका क्या इंक्रीज नहीं, मतलब कि ये तो सेम मैटर होगा तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, ये तो सेम होगा उसके लिए। बस यहाँ पर ध्यान देना क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है, बस उसका लेंथ ही वेरी कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, ठीक है। इसी केस के लिए आप ये समझ सकते थे क्या कि यदि हम कहें कि चलिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वेरी कर देता हूँ, यह वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन के लिए क्या होगा, R1 कब है, जब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और बाकी ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इस बार R2 हो गया कब, जब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, A2 हो गया। तो फिर मैं वो फार्मूला लिखूँ जो लिख रहा था, तो R1 इज इक्वल टू सकता है रो इंटू L/A1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A2 हो जाएगा। फिर इसको फर्स्ट इसको सेकेंड समझिए, इसमें इससे डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो R1 बटे क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो इंटू L/A1 बटे रो इंटू L/A2, ठीक है। अब क्या होगा, फिर वही चीज़ यहाँ पर इसको लिख सकते हैं R1 बटे R2 इज इक्वल टू रो इंटू L/A1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, A2 बटे रो इंटू L, ठीक है। तो देखिए ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, R1 बटे R2 इज इक्वल टू A2 बटे A1, ठीक है। मतलब यदि आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके पर्पज से जो रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा आप समझ सकते हैं किस बेसिस पे, R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2/A1, ठीक है। जब आप
क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखेंगे तो आप इसको याद रखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया वैल्यू नहीं कर रहा है, दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी नहीं कर रहा है, तो आप यही बताएंगे R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। यदि आप क्या इंक्रीज कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, लेंथ उसका इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे R1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा, A2/A1। ठीक है, चलिए अब इसको और दूसरी तरीके से क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि अब दोनों इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, दोनों क्या हो रहा हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, तब क्या करेंगे। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि मैंने कोई लेंथ है वायर का, उसी को क्या किया, तान दिया, ठीक है, उसी को खींच दिया, तो अब इसका लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा। अब लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया वहीं बचेगा, नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, खींचेंगे तो तार पतला होगा, पतला होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब आप जब लेंथ को इंक्रीज करेंगे, सेम मटेरियल सेम जो भी है उसको आप खींच कर क्या करें, इंक्रीज करें, ना कि अलग से कोई वायर लिए हैं जो बड़ा है छोटा है। ठीक है, मैंने क्या किया, उसी वायर को खींच कर क्या किया, बड़ा किया। ठीक है, तब क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आप ये समझ सकते हैं कि दोनों वेरी करा, लेंथ भी वेरी किया और क्रॉस सेक्शन एरिया भी वेरी की, तब जो रेजिस्टेंस में रिलेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे कि किस प्रकार से और कैसे है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जब दोनों क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। चलिए आगे बात करते हैं कि दोनों वेरी कर रहा हूँ, तो दोनों वेरी कर रहा है, तो मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है कब, जब लेंथ L1 है और इस समय क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। ये भाई साहब तो चेंज होने वाले नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, R2 हो गया कब, जब मैंने उसको खींच कर L2 कर लिया, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मीन्स क्या हो गया, A2। ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ी सी बात जो समझने लायक है वो क्या है, उसको आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है कि उसको इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, आप तार को खींच रहे हैं तो खींचने से उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का यदि हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इंटू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, या सिलेंडर जो भी होगा, तो इसी को हम लोग समझते हैं ऐसे कि इसका हम क्या करें, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मीन्स सर्कल जैसा होता है, तो हम लोग पढ़े होंगे पाई आर स्क्वायर, और इसको लेंथ को यदि हम एच समझें तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होती है किसकी, सिलेंडर की, वो πr² होती है। तो हमको उसकी बात तो नहीं करनी, बस यहाँ पर इसका यूज करना है कि आप किसी भी सिलेंडर का यदि वॉल्यूम निकालते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में आप ही समझ सकते हैं कि क्या होगा, आप ही समझ सकते हैं कि सिंपली उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला है। तो होगा क्या, तो आप कह सकते हैं कि A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, L1/L2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं A2/A1। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन निकालिए, L1/L2 इज इक्वल टू A2/A1। ठीक है, अब मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या था, R1 L1 A1 और रो, तो यहाँ पर लिखूंगा तो R1 इज इक्वल टू लिखूंगा रो इंटू L1/A1। ठीक है, यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फिर आगे यदि हम बढ़ें तो आप सेकेंड कंडीशन के लिए क्या लिख सकते हैं, सेकेंड कंडीशन के लिए तो इस बार लिखेंगे R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2/A2। यह हो गया सेकेंड, थर्ड हो जाएगा। अब आप डिवाइड करेंगे सेकेंड में थर्ड से, सेकेंड में थर्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A1 बटे रो इंटू L2/A2। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A2, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे, A2/रो L2। ठीक है, तो रो से कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देखेंगे तो R1/R2 R1/R2 क्या मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा L1/L2 कर लेते हैं, L1/L2
और इसको उधर लिख देंगे तो A2 बाई क्या हो जाएगा A1। ठीक है, हमारा एक रिलेशन आ जाएगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू L2 इंटू A2 बाई A1। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। ठीक है, आप इसको कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि यह क्या हुआ, स्टैंडर्ड फार्मूला टाइप का बन गया। लेकिन मैं कहूँ कि मैं उसके लेंथ को क्या कर रहा हूँ, n टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, यदि ये वायर है, इस वायर को मैंने क्या किया, n टाइम इंक्रीज कर दिया। n टाइम इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि यदि मैं शुरू मानूँ, यदि स्टार्टिंग में लूँ तो दैट मीन्स हम समझे कि L1 की वैल्यू आप समझिए L है, L1 की वैल्यू कितनी है, L है। अब मैं इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स L2 को मैंने n टाइम्स इंक्रीज किया है। n टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है, n अपान L1 किया मैंने तो क्या आ गया n इंटू L1। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप इसको NL भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर ले, इसको डिवाइड करेंगे तो आप समझ सकते हैं L1 बाई L2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L बाई NL। ठीक है, तो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा तो L1 बटे L2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/n। कितनी आएगी, 1/n आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मान रख लेते हैं। तो जब मान रखेंगे तब क्या आएगा, अब देखिए इसकी वैल्यू आप L1 बाई L2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 आप उसको यहाँ पर रखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि जो L1 बाई L2 है इज इक्वल टू A2 बाई A1 है, इसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं क्या आएगी, 1/n। दोनों की वैल्यू 1/n आएगी। ठीक है, अब यह वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि R1 बटे R2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, L1 बाई L2 दैट मीन्स 1/n और A2 बाई A1 इसकी वैल्यू कितनी है, 1/n है। ठीक है, तो n हो गया। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो इसको लिख सकता हूँ R1 बटे R2 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, तो ये हमारा एक फाइनल रिलेशन मिल गया। कब, जब मैं किसी वायर को n टाइम्स क्या कर रहा हूँ, खींचकर बड़ा कर रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे मैं समझ सकता हूँ कि जो यदि पहले रेजिस्टेंस R1 था तो बाद में यदि रेजिस्टेंस n टाइम्स इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टेंस यदि R2 है तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया होगा, तो n स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि यदि हम कहें कि कोई वायर था, ठीक है, इसका जो भी लेंथ था, मैंने उस लेंथ मान लीजिए L ही था लेकिन मैंने इसको 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो इसका रेजिस्टेंस यदि शुरू में कितना था, R था, तो बाद में कितना हो जाएगा, तो बाद में हम R डैश मान लीजिए R2 ही मान लें तो बाद में क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। n टाइम्स इंक्रीज किया था मैंने तो इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू R, तो क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 4R। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स किसी वायर को इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा, यह किस प्रकार से वेरी करता है इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको लेक्चर तो बिल्कुल समझ में ही आया होगा। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए, इसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन देखिए बना रहे। ठीक है, हम ताकि इसको अब बेहतरीन तरीके से आपके पास लाने का प्रयास करते रहें। ठीक है, तो कोशिश करिए हर जगह अपने दोस्तों को क्या करिए, इसको शेयर करिए, और जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करेंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जब सेशन मतलब नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसका आता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।